सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बार बार बात करते हैं कि कैसे किस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था और कैसे भारत से ही आयुर्वेद का ज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान, नौका विज्ञान का ज्ञान, शिल्प कला का ज्ञान, जल विज्ञान का ज्ञान, सारी इंजीनियरिंग का ज्ञान, सारी तकनीक का ज्ञान, ये सब ईश्वर ने, परमात्मा ने, क्योंकि इसको यदि मैं आधुनिक साइंटिस्ट के भाषा में कहूं तो भारत को यह कहा गया है कि ये सभ्यता का पालना रहा है। सभ्यता ने जो पहली किलकारी मारी थी वो यहाँ पर भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु नदी के किनारे हिमालय की गोद में मारी थी और यहीं से ज्ञान विज्ञान का अंकुर फूटा था। दुख की बात यह है कि हमने अपने पूर्वजों के गौरव को भुला दिया है, हमने अपने विज्ञान को भुला दिया है और इस ज्ञान और विज्ञान को जो कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में छुपा हुआ था, उस ज्ञान विज्ञान को दोबारा से जन जन के सामने हमें लाना है और उसके लिए पतंजलि योगपीठ काम कर रहा है। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, अभी कल न्यूज देखते हुए एक ऑस्ट्रेलिया की न्यूज के ऊपर जो भारत में भी सारे समाचार पत्रों ने हिंदी में प्रमुखता से छापी हैं, उस न्यूज के ऊपर मेरी नजर पड़ी। वो न्यूज क्या कहती है? वो न्यूज ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, उस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च क्या की कि उन्होंने 70 मरीज लिए। मरीजों के घुटने में दर्द था, जोड़ों का दर्द था, अर्थराइटिस उनके पास थी, वो रेगुलर पेन किलर देते थे। तो उनके मन में आया कि हम कुछ नया करें, तो उन्होंने हल्दी के बारे में कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रिसर्च पढ़ा। तो ऑस्ट्रेलिया की टेस्मेनिया यूनिवर्सिटी में 70 मरीज लिए। 70 मरीज लेकर उन्होंने शोध करना शुरू किया। 3 महीने तक मरीजों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को हल्दी के करक्यूमिन के कैप्सूल दिए, 2-2 कैप्सूल रोज दिए, और एक ग्रुप को, जो सामान्य जो ग्रुप है, उसको सप्लीमेंट हल्दी नहीं दी गई। तो उन्होंने 3 महीने बाद देखा और इस शोध को उन्होंने एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित भी किया। वो ये कहते हैं कि जिन मरीजों को हल्दी का कैप्सूल दिया, हल्दी दी गई, उन मरीजों को दर्द कम हुआ और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और जिन मरीजों को हल्दी नहीं दी गई थी उनका दर्द बरकरार रहा, बल्कि जो वियर एंड टियर होनी थी वैसा ही वो बढ़ता रहा। तो हल्दी वाले, दूध वाले लोगों की जब उन्होंने स्कैनिंग की तो ये पाया कि यद्यपि दिखने में इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उनका दर्द कम हो गया। तो उन्होंने, रिसर्चर आगे कहते हैं कि हल्दी के ऊपर और गहरे रिसर्च करने की आवश्यकता है। ये तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की। अब मैं बात करता हूं भारतीय शोधकर्ताओं की। भारत में तिरुवनंतपुर में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसने हल्दी के कैंसर के इलाज का एक अमेरिकी पेटेंट हासिल किया है। वो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हल्दी में जो करक्यूमिन है, उस करक्यूमिन से हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट आगे ये कहता है कि कैंसर के ट्यूमर को शरीर से हटाने के बाद हल्दी से इलाज किया जाएगा, ताकि ट्यूमर की जो बची खुची कोशिकाएं हैं वो खत्म हो जाएं और दोबारा से ट्यूमर को रीऑकरेंस ना हो। करक्यूमिन क्यों लिया जाए, इसके बारे में जो तिरुवनंतपुरम की श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट की जो मेन रिसर्चर हैं, हेड रिसर्चर हैं, डॉक्टर लिसी कृष्णन, वो ये कहते हैं कि हल्दी में जो करक्यूमिन है वो आसानी से शरीर में अवशोषित हो जाता है और कैंसर से लड़ता है। कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए ट्यूमर वाले हिस्से में सीधे करक्यूमिन रिलीज किया जाएगा। मतलब एक तो हम हल्दी मुंह से खाते हैं, जैसे रासायनिक दवाएं प्रयोग की जाती हैं कि जहां पर अफेक्टेड एरिया है सीधा उसी कोशिका के ऊपर उसको छिड़का जाए, उसको रिलीज किया जाए, तो वैसी कुछ शोध करने की तैयारी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। वो ये कहता है कि ये सामान्य कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सीधे कैंसर वाली कोशिकाओं के ऊपर हमला करेगा। और रिसर्च में यह, कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि यह कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता है। हल्दी के ऊपर और क्या रिसर्च हुए हैं? पूरी दुनिया में हल्दी के ऊपर यह रिसर्च हो चुका कि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, जो इसको सुपर फूड बनाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ब्रेन को सेहतमंद रखती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन ब्रेन में BTNF हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है,
शरीर में, मस्तिष्क में नए ब्रेन सेल्स बनते हैं, अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा कम होता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए 60 लोगों के ऊपर एक और रिसर्च हुई है जिसमें यह पाया गया है कि ये जो हल्दी है इसके अंदर जो करक्यूमिन है, ये करक्यूमिन एक तरीके से एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है जो डिप्रेशन को कम करने में, खत्म करने में मदद करता है। और रिसर्च में ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि जब हल्दी दी गई तो हल्दी देने के बाद जो हमारे गुड हॉर्मोन्स हैं, हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, डोपामाइन जैसे, वो रिलीज होना, सीक्रेट होना ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, वो इजीली रिलीज होते हैं। तो हल्दी के बारे में ऑस्ट्रेलिया ने जो आज कहा है, मैं अगर बात करूं तो ये योग शतकम जो पुस्तक है ये 1400 साल पुरानी है, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 एपिसोड से बात कर रहे हैं। सिद्धसार संहिता के बारे में, हर मेखला के बारे में, राजनिघट्टू के बारे में, इनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, योग रत्न समुच्चय के बारे में, वैद्य श्लोकी के बारे में, तो हजारों साल पहले हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, ये आज खोज सकते हैं। पुराने जमाने में हल्दी में करक्यूमिन होता था, वो कैसे इफेक्ट करता था, वो जब कोई जानकारी नहीं थी तो उस समय भी हल्दी के गुणों के बारे में महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने खूब लिखा है। और केवल एक रोग में नहीं लिखा कि दांतों के रोग में हल्दी कैसे काम करती है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो धातु रोग हैं, शुक्र रोग हैं, उसमें दारू हल्दी कैसे काम करती है। हल्दी भी 2-3 प्रकार की होती है। अभी तो चिकित्सा विज्ञानियों ने केवल एक हल्दी के ऊपर शोध करना शुरू किया है। अगर हमारे मस्तिष्क में कोई रोग है तो उसके लिए हल्दी कैसे काम करती है। यदि शरीर में, ये देखिए, इसको भूत चिकित्सा पुराने जमाने में कहा जाता था, तो वो ये कहती है कि हल्दी और हल्दी के साथ दूसरे तत्व लेकर यदि हम औषधि बनाते हैं, चंद्रोदय अगद के नाम से विख्यात ये वृत्तियां, जिसमें व्यक्ति को ऐसे ही भ्रम होता है या मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता, ये वृत्तियां भी इन हल्दी वाली दवाई हमने तो ऐसी बनाई है जो नाक से भी ली जाए तो रोग को दूर करने का काम करती है। एक और उन्माद के लिए हल्दी का प्रयोग बताया है योग शतकम में, जो आचार्य अमित प्रभ जी ने 1400 साल पहले लिखी है। इसमें वो कहते हैं कि दोनों हल्दियां, हल्दी और दारू हिल्दी, इसके साथ चिरबिल, अपराजिता, कटबी, सिरफ के बीज, त्रिफला, सफेद सरसों, अमर देवदारू, श्यामा, ये सब लेकर इनको यदि अनुपान करवाया जाए, इनको दिया जाए तो इससे हमारे शरीर के अंदर जो उन्माद की स्थिति है वो इससे ठीक हो जाती है। हल्दी के मतलब कई प्रयोग इसके अंदर योग शतकम के अंदर 1400 साल पहले लिखे हुए हैं। ये मैं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की एक पुस्तक उठाता हूं, जड़ी बूटी रहस्य। इस पुस्तक में हल्दी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है और इस चैप्टर में हल्दी कैसे होती है, महर्षि सुश्रुत ने बहुत पहले कहा कि हल्दी क्या क्या रोग में काम आती है, हल्दी किस प्रकार से शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे ये ठीक करती है, और इससे जो कर्क्यूमिनाइड और इसका जो तेल है वो किस प्रकार से जीवाणु नाशन का काम करता है, मतलब एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, किस तरीके से इसका सार कवक नाशक है, मतलब फंगल को नाश करने वाला है, इसका प्रकंद सार कैसे चूहे के श्वासनाशक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, मतलब बहुत डिटेल में करक्यूमिन के कैंसर के ऊपर कैसे एक्टिव रिएक्शन होती है इसके बारे में सारा बताया है। कान के रोगों में, सिर के रोगों में, नेत्र के रोगों में, मुख के रोगों में, कंठ के रोगों में, वक्ष के रोगों में, उदर के रोगों में, त्वचा के रोगों में, प्रजनन संस्थान के रोगों में, लीवर में, हमारी किडनी में, हमारी हड्डियों में, हमारे अलग अलग रोगों में किस प्रकार से हम हल्दी को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये सब इसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने जड़ी बूटी रहस्य में लिखा है। और ये जो लिखा है उन्होंने नई रिसर्च की कसौटी पर कसा है, लेकिन बेस क्या है, बेस है महर्षि चरक का, महर्षि सुश्रुत का, उसी के बेस के ऊपर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने ये लिखा है। अब अगर हल्दी की, मैं ये दूसरी पुस्तक है, इसमें अगर बात करें तो इसमें भी हल्दी के बारे में सारे गुण, आंख से लेकर कान से लेकर हल्दी का पत्ता कैसा होता है, हल्दी कैसे होती है, हल्दी को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में पूज्य आचार्य जी ने लिखा है। अब हल्दी, हमारे भारत में हल्दी का कोई टेस्ट नहीं होता। मैं अपनी माता जी से कई बार पूछता हूं कि हल्दी का कोई टेस्ट होता है क्या, तो वो कहते हैं कि हल्दी का कोई अलग से ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट हो, लेकिन हल्दी नहीं डालो तो सब्जी का कलर नहीं आता। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें कलर दिखाई नहीं देता, जैसे दाल है, उसके अंदर भी हल्दी डाली जाती है। और हल्दी हमारे यहां जो खाई जाती है वो पकाकर खाई जाती है। एक रिसर्च साइंटिस्ट ने मुझे यह भी बताया कि हल्दी के अंदर जो कुछ करक्यूमिन है उसको जब तक हम पकाते नहीं है तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होती।
तो इसके ऊपर और शोध करने की आवश्यकता है। उसके अंदर बहुत से तत्व हो सकते हैं, कुछ कच्ची में मिलते हों, कुछ पाउडर में मिलते हों और कुछ पकाकर मिलते हों। तो अपने यहाँ हमने भोजन में उसको शामिल किया कि हम दक्षिण से, केरल से लेकर कश्मीर तक, उधर अंडमान निकोबार से लेकर गुजरात तक, हम कहीं भी चले जाएं, हर स्टेट के परंपरागत भोजन में हल्दी को एक मसाले के रूप में कि एक लिमिटेड मात्रा में डोज दे दी जाए, ये भारत में प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी रिसर्च रही होगी, वो कितने सुपर साइंटिस्ट रहे होंगे, कितना बड़ा विज्ञान रहा होगा, ये आप आज और हम चिंतन कर सकते हैं। अब मैं अगली पुस्तक की बात करता हूं। अगली पुस्तक है राजनिघंटु। ये राजनिघंटु जो पुस्तक है, ये राजनिघंटु कश्मीर के एक पंडित नरहरि भट्ट द्वारा रचित है। इस पुस्तक में हार्ड बाउंड पतंजलि ने प्रकाशित किए हैं। लगभग इसके अंदर मैं अगर पेज की बात करूं तो इसके अंदर, पृष्ठ की बात करूं तो इसके अंदर लगभग 800 पेज हैं और 800 पेज की ये पुस्तक केवल 500 रुपए में, फोटोकॉपी से भी कम में पतंजलि ये उपलब्ध करवाता है। निघंटु क्या होता है? निघंटु एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया होता है। निघंटु में सारी चीजें इसके अंदर होती है। और ये जो आचार्य भट्टनहरि जी हैं, इन्होंने कश्मीर से केरल तक पदयात्रा की है। गाड़ियां उस जमाने में चलती थी, लेकिन पदयात्रा क्यों की है? ताकि एक एक औषधि की पहचान कर सकें। तो राजनिघंटु के बारे में आज हम आपसे परिचय करवाते हैं। राजनिघंटु में जो नामों की बात करें, जैसे पेड़ के अलग अलग नाम बताए हुए हैं, ऐसे ही भूमि के नामों की बात करें तो भूमि के भी लगभग 25 से अधिक नाम बताए गए हैं। धरिणी, धारित्री, भूतधारी, धरा, भू, क्षिति, मही, धरणी, इड़ा, क्षमा, अवनी, मेदिनी, इज्जा, अवनी, उद्धी, वस्त्रा, गौ, क्षमा, श्रोणी, उर्वी, कुर्पी, वसुमती, इरा, काश्यपी, रत्नगर्भा, क्षमा, अधिमा, भूमि, इला, वसुंधरा, वरा, धात्री, वसुधा, अचला, उर्वरा, विशंबरा, आद्या, जगती, क्षिति, रसा, पृथ्वी, गोत्रा, पृथ्वी, पृथु, मही, क्षोणी, सर्व, सहा, अनंता, भूतमाता, निश्चला, भूमि, बीजप्रसु, श्यामा, क्रोड़कांता, ये सब अकेले भूमि के नाम हैं। आप देखिए कितना डिटेल में। और संस्कृत में जैसे ये भूमि के अलग अलग गुण है ना, जैसे रत्नगर्भा है तो इसके अंदर रत्न मिलते हैं इसके गर्भ में, इसलिए इसका नाम बोला रत्नगर्भा। तो ऐसे संस्कृत में ऐसे नाम होते हैं। और क्या इस राजनिघंटु में हमारे आचार्य जी ने लिखे हैं, आचार्य नरहरि जी ने आगे राजनिघंटु में लिखा है कि जैसे पहाड़ है, शैल है, पत्थर हैं, उनके भी गुणों के आधार पर नाम दिए हैं। गिरी, धरणिग्र, गोत्र, भूभ्रत, शिखरी, शिलोच्च, शैल, सानुमंत, क्षिति, भृत, अग, नग, अवधि, अवनीधर, अद्रि, स्थिर, कुधर, धराधर, धर, अह्यांध, पर्वत, ग्रावा, कटकी, प्रस्थमान, श्रृंगी, वृक्षमान, ये सब शैल, पहाड़ के अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ऐसे ही पत्थर के बारे में उन्होंने कहा, इसको ग्रावा, प्रस्तर, पाषाण, दृशद, उष्म, शिला, उपल, पाषाण, ये सब पत्थर के नाम हैं। तो इतनी डिटेल में उन्होंने एक एक पदार्थ के गुण धर्म के नाम से पूरे देश में किस किस नाम से उनको बोला जाता है, इसके बारे में बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो गीले खा सकते हैं, जैसे बथुआ है, कुटज है, कोरैया है, गुड़ूची है, अड़ूसा है, कुष्मांडक है, शतपत्री, गुलाब है। ये द्रव्य हमेशा गीले ही बलवान होते हैं, क्योंकि ये सूख जाएं तो इनके अंदर जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि यदि सूखे लेने भी पड़े तो 2 से 3 गुना ज्यादा मात्रा में लें। वायविडंग, मधु, मंडूर, अनार, पीपली, गुड़, नागवल्ली, कपूर, शाली आदि पुराने होने पर उत्तम होते हैं, ये वो लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि शमशान, बल्मिक, मलमूत्र जहां पर गंदगी पड़ी है उस दूषित प्रदेश से उत्पन्न द्रव्य वैद्यों के उपयोग के लिए नहीं होते। इसी प्रकार कौन सी ऋतु में कौन सा पदार्थ हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। नीम, गुलर, जामुन आदि अपनी उत्पत्ति के समय से ही गुण वाले होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि कुछ चीजों में, किसी जड़ी बूटी के कंद में, किसी के मूल में, किसी के पत्र में, किसी के पुष्प में, किसी के फल में, किसी की त्वचा में, किसी के छिलके में गुण होते हैं। तो ये जो आज हम देखते हैं ना कि आज हम रिसर्च करते हैं तो किसी एक चीज के हमने अंदर देखा कि उसके अंदर कौन सा एल्कोलाइड है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे गिलोय है, गिलोय की जड़ में कुछ अलग एल्कोलाइड है, पत्ते में कुछ अलग एल्कोलाइड है और उसके तने में कुछ अलग एल्कोलाइड है। तो ये सब
एक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय भी शोध किया है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन लगाया है, कि किस प्रकार से अलग अलग हिस्से में अलग अलग गुण धर्म हो सकते हैं। ऐसे ही हमने गिलोय के नाम वाली हमने बात की थी। गिलोय के साथ साथ यदि हम और बात करें तो यदि हम पत्थर चट्टा की बात करें तो पत्थर चट्टे के कितने नाम हैं? क्षुद्र पाषाण, चतुष्प्रति, पार्वती, नागभू, अशो, केतु, गिरिभू, कंद्रोदवा, शैलोबद्वा, गिरिजा, नगजा, ये सब 10 नाम उन्होंने पत्थर चट्टे के पाषाण भेद के बताए हैं। जैसे धृत कुमारी के विषय में उन्होंने, एलोवेरा के विषय में उन्होंने नाम दिया कि इसका नाम ग्रह कन्या, कुमारी, कन्यका, दीर्घ पत्रिका, स्थलेरुहा, मृदु कन्या, बहुपत्रा, अमरा, अजरा, कंटक प्रवर्ता, वीरा, भृंगेष्टा, विपुलश्वा, ब्राह्मणी, तरुणी, रामा, कपिला, सुकंठा, स्थूलदला, ये सब धृत कुमारी के 21 नाम है। और इसका एक नाम जैसे अमरा कहा है ना, तो ये अमरता प्रदान करता है। आज पतंजलि एलोवेरा का जूस उपलब्ध करवाती है और एलोवेरा का जूस पीकर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है। और हम इसकी बात करें तो देखिए, किसी की आयुर्वेद में रुचि है तो उसके लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। हरड़ का नाम आपने सुना होगा, जिसको आयुर्वेद में माँ की तरह कहा गया है कि माँ तो कभी कुपित हो सकती है लेकिन हरड़ कभी भी कुपित नहीं हो सकती। इस हरड़ को भी हरितकी, हेमवती, जया, अभया, शिवा, अव्यथा, जो व्यथा को दूर करे, चेतनिका, रोहिणी, पथ्या, प्रपथ्या, पूतना, अमृता, जीवप्रिया, जीवनिका, विष, ग्वरा, जीवंती, प्राणदा, जिव्या, कायस्था, श्रेयसी, देवी, दिव्या और विजया, ये हरड़ के 23 नाम दिए हैं। हरड़ के गुण भी बताए हैं आगे उन्होंने, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी हरड़ अमृत से उत्पन्न होती है, इसके 7 भेद भी बताए हैं कि विजया अलग प्रकार की है, रोहिणी अलग प्रकार की है, अमृता अलग प्रकार की है, अभया, जीवंती, चेत की, ये सब अलग अलग हरड़ के 7 नाम और 7 भेद हैं। ये चर्चा उसमें राज निघंटु में आचार्य जी कर रहे हैं। विंध्य पर्वत पर जो हरड़ उत्पन्न होती है उसको विजया कहते हैं, चेतकी हिमालय पर, पूतना सिंधु में, रोहिणी और विजया प्रत्येक स्थान पर मिलती है, अमृता और अभया चंपा देश में मिलती है, जीवंती सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होती है। तो ये 7 भेद माने गए हैं। आज हम जब आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर देखते हैं ना, तो हम ये पाते हैं कि हल्दी, जैसे हल्दी जो उत्तराखंड में होती है उसके अंदर जो करक्यूमिन की मात्रा है वो कुछ और है, आंध्र प्रदेश की हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा कुछ और है, मेघालय की हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा कुछ और है। तो ये जो गुण भेद हैं कि एक्टिव कंपाउंड की मात्रा किस प्रकार से बदलती है, ये भी, इसका ज्ञान भी हमारे पूर्वजों का था। उन्होंने इसकी भी चर्चा की है कि अलग अलग प्रदेश में होने वाली अलग अलग दवा की मात्रा में किस प्रकार से अलग अलग भेद किया जाए और अलग अलग गुण उसके किस प्रकार से होती हैं। चेतकी नाम के हरितकी के विषय में राज निघंटु में नरहरि जी कहते हैं कि इसको यदि कोई व्यक्ति हाथ में रख लेता है ना, तो इसके प्रभाव से विरेचन होना, दस्त होना शुरू हो जाता है। इस और इसमें कहते कोई संदेह नहीं है। 7 प्रकार की हरितकी में वो कहते हैं कि विजया नाम की हरितकी सबसे उत्तम है, क्योंकि सुखपूर्वक इसका प्रयोग हो सकता है और सब जगह मिलती है और सभी व्याधियों में प्रयोग की जाती है। तो अलग अलग जो वैरायटी मिलती है, उस वैरायटी की चर्चा भी हमारे उस समय के पूर्वजों ने बड़ी डिटेल में अलग अलग निघंटुओं में की है। तो ये निघंटु का ज्ञान बहुत उपयोगी है। दाल के विषय में, दूध के विषय में, दही के विषय में, इन सब के विषय में बहुत डिटेल में उन्होंने अलग अलग ऋतुओं के विषय में, एक एक चीज के विषय में उन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो ये राज निघंटु से हमारा परिचय चल रहा है और कुछ इसके गुणों की बात करते हैं। इसके गुणों की, इस राज निघंटु की खासियत की हम बात करें तो वो इस प्रकार से आगे आप देख सकते हैं। निघंटु उस ग्रंथ को कहा जाता था प्राचीन काल में जिसमें वैदिक शब्दकोश होता था। बाद में आयुर्वेद की परंपरा में इस शब्द को अपनाया गया और इस शब्द का अर्थ होता है वो ग्रंथ जिसमें औषधियों का नाम हो, अलग अलग औषधियों का नाम हो। जैसे अभी परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धाचार्य जी अमृता के बारे में, गिलोय के बारे में बताते हैं, तो आंध्र प्रदेश का, बंगाल का, अंडमान निकोबार का एक व्यक्ति पूछता है जी हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, इस भाषा में क्या कहते हैं। तो ये निघंटु ऐसा जो अलग अलग नामों को बताए, उसके द्रव्य गुण बताए। उसके द्रव्य गुण मतलब एक तरीके से एक इस टाइप का एनसाइक्लोपीडिया, जैसे फार्मेसी में अलग अलग केमिकल का प्रयोग किया जाता है ना, साल्ट का प्रयोग किया जाता है कि ये साल्ट है, इसके गुण ये हैं। जैसे पैरासीटामोल है कि ये बुखार को दूर करने में काम करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, नेचुरल पेन किलर का काम करता है एलोपैथी में। तो ऐसे ही इनके द्रव्य गुणों के बारे में बताया जाता है, उसको निघंटु कहा जाता है। निघंटु के बारे में राज निघंटु की प्रस्तावना में इसके रचयिता
आचार्य नरहरि जी वो ये कहते हैं कि जैसे बिना निघंटु के ज्ञान के कोई वैद्य नहीं हो सकता, जैसे व्याकरण के बिना कोई विद्वान नहीं हो सकता, बिना प्रैक्टिस के कोई धनुर्धर नहीं हो सकता, योद्धा नहीं हो सकता, वैसे ही निघंटु औषधि परिचय कोश के बिना कोई भी वैद्य नहीं हो सकता। ये जो निघंटु के रचयिता हैं राज निघंटु, ये 17वीं शताब्दी का 16वीं शताब्दी के अंत का ग्रंथ है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे यहाँ 300 साल पहले ऐसे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं और इस ग्रंथ की रचना करने के लिए इसके आचार्य केरल से लेकर कश्मीर तक पैदल गए हैं, पूरे भारत में पैदल भ्रमण किया है, अलग अलग भाषाओं में एक एक नाम को छाना है, उसके बाद ये ग्रंथ लिखा है। और इनके पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान थे, एक विद्वान के घर में पैदा होकर कि हमें मोक्ष तभी मिलेगा जब हम समाज के कल्याण का कुछ काम करके जाएंगे, तो उस उद्देश्य से उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। और ग्रंथ की रचना केवल बैठकर नहीं की कि एसी कमरे में कहीं बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो एसी कमरे से बाहर निकलकर जंगलों को बीहड़ों को पार करते हुए तब शोध करके ये रिसर्च ग्रंथ लिखा है। आज जो बड़े से बड़ा रिसर्चर है वो क्या करता है, वो कहता है कि साल में 200 दिन रिसर्च के लगाता है, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करता है, उसके बाद लंच टाइम होता है, उसके बाद दिन में 2 बार टी टाइम होता है, फिर जाकर वो रिसर्च करता है। फिर रिसर्च करने में जो अच्छे लोग हैं वो लगे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम में भी टाइम पास किए हुए रहते हैं, कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। जो हमारे पूर्वज रिसर्चर थे उनको कोई नाम नहीं होता था, उनको कोई अवार्ड नहीं देता था, तो भी इस कल्याण के भाव के साथ कि हमने इस समाज से लिया है और इस समाज को वापस करना है, इस भाव से वो काम करते थे। सबसे अच्छा निघंटु ग्रंथ माना जाता है। कश्मीर की परंपरा में आचार्य ईश्वर सूरी जी के पुत्र थे और ये अपने आप में काव्य के भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने 16वीं शताब्दी के अंत में ये जो ग्रंथ लिखा, उसमें लिखने से पहले इनसे पहले जितने निघंटु थे उन सब निघंटुओं का इन्होंने बहुत गहराई से इन्होंने चिंतन मनन किया था, उसके बाद ये निघंटु लिखा। उनसे पहले कौन से निघंटु हैं? धन्वंतरी निघंटु है, कैदेव निघंटु है। इन सारे निघंटुओं को पढ़ने के बाद ये लिखे, और ये लिखने के साथ साथ वो ये कहते हैं कि इन सारी चीजों को मैंने अपने हाथ से प्रत्यक्ष भी किया है। और निघंटुओं में इसको जो आधुनिक काल के निघंटुओं की बात करें पिछले 500-600 साल में, तो उसमें राज निघंटु को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और ये जो इनके ग्रंथकार हैं नरहरि पंडित, ये बहुत खोजी प्रवृत्ति के थे, सदा घूमते रहते थे और खोज करके औषधियों के स्थानीय नाम लिए हैं, संस्कृत के नाम लिए हैं, और स्थानीय नामों से जो बिगड़ गए हैं, प्राकृत नाम उसके अपभ्रंश लिए हैं, संस्कृत के नाम लिए हैं, स्थानीय नाम लिए हैं, ये सब लेकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में और क्या क्या है, मैं यदि थोड़ी सी बात करूं तो इस ग्रंथ में पतंजलि ने ये 500 रुपए में 800 पेज का ग्रंथ उपलब्ध करवाया है। मैं इसके यदि पन्ने खोलता हूं तो इसमें सैकड़ों जड़ी बूटियों का परिचय दिया गया है, और सैकड़ों जड़ी बूटियों के परिचय के साथ साथ जब ये शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में एक निघंटु में क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके बारे में ये सारा बताते हैं। और सारा बताते हुए देखिए, अब ये जो बात करते हैं, बात करते हुए देखिए शैल के, पहाड़ के ये कितने नाम लिखते हैं शुरू में, गिरी, धनिग्र, गोत्र, भूभृत, शिखरी, शिलोच्च, शैल, सानुमंत, क्षितिभृत, अग, नग, अवनिधर, अद्रि, स्थिर, कुधर, धराधर, धर, आहार्य, पर्वत, ग्रावा, कटकी, प्रस्थवान, श्रृंगी, वृक्षवान, ये सब पहाड़ के नाम हैं। इतने पर्यायवाची लिखे हैं। वृक्ष के कितने पर्यायवाची लिखे हैं? अंग्रेजी में हम ट्री को जानते हैं, ट्री के अलावा कोई दूसरा पर्यायवाची मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा, मैं कोई अंग्रेजी का एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा कि इसका पर्यायवाची और कौन हो सकता है। यदि हम वृक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो राज निघंटु में वृक्ष के पर्यायवाची की जहां जहां यहां पर इनके ये नाम प्रयोग हुए हैं, ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कुज, क्षितिरु, अंध्रिप, शिखरी, पादप, विष्ठर, कुट, तरु, अनोकह, कुरु, भुरु, द्रु, द्रुम, अग, नग, वनस्पति, विटपी, शाखी, भुज, अगम, महीज, धरणीरु, क्षितिज, वृक्ष, शाल, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। मैंने हल्दी की बात की थी शुरू में आपसे, जैसे अमृता की हम बहुत बात करते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, तो अमृता का परिचय देते हुए ये अपने ग्रंथ में लिखते हैं, अपने ग्रंथ में अमृता का परिचय देते हुए लिखते हैं कि गुड़ुची, मुरवा, पटोल, अनन्य, अमृतवल्ली, अमृता, ज्वरारी, श्यामा, वरासुर, कुता, मधुपर्णिका, छिन्नोब्धवा, अमृतलता, रसायनी, छिन्ना, सोमलतिका, अमृत संभवा, छिन्न रुहा, विशल्या,
विषक्प्रिया, कुंडलिनी, व्यस्था, जीवंतिका, नागकुमारिका, छंदिका, चंडहासा, ये सब गिलोय के नाम है, गुडुची के नाम है। फिर गिलोय के बारे में इन्होंने एक लाइन में उसके गुण बता दिए कि आगे रिसर्च करनी है तो रिसर्च करो, दवाई बनानी है तो दवाई बनाओ। एक लाइन में इस साल्ट के, इस केमिकल के, मान लीजिए आधुनिक भाषा में कहें तो गुडुची गुरु होती है, उष्णवीर्य वाली होती है, तिक्त होती है, कषाय रसयुक्त होती है, ज्वरनाशक होती है, दाह, पीड़ा, प्यास, वमन, रक्तवात, प्रमेह, पांडु और भ्रम रोग का दूर करने वाली होती है। अब इसमें इन्होंने सब बता दिया कि ज्वर को दूर करने वाली होती है, दाह, इन्फ्लेमेशन कहीं होता है तो उसको दूर करती है, पीड़ा को दूर करती है, वमन को दूर करती है, रक्तवात को दूर करती है कि खून के अंदर वात बढ़ी हुई है, प्रमेह को दूर करती है, पांडु रोग को दूर करती है। तो ये जड़ी बूटी करता है। जैसे हल्दी की हमने बात की थी, तो हल्दी के बारे में भी उन्होंने पूरा लिखा है कि हरिद्रा, हरिद्र, अंजनी, स्वर्णवर्वा, सुवर्णा, सुवा, वर्णिनी, दीर्घ, रागा, हरिद्री, पीता, वैरांगी, गौरी, जनिष्ठा, वरा, व्रणदात्री, पवित्रा, हरिता, यजरजनी, विषग्नि, वरव्रणी, पिंगला, व्रणदा, ये सब हल्दी के नाम हैं। और इन्होंने भी दसियों नाम और लिखे हैं कि अकेली हल्दी के संस्कृत के केवल इन्होंने 32 नाम लिखे हैं। तो इतना डिटेल में उन्होंने निघंटू बनाया है। मैं 15-20 मिनट में इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकता, तो अपने घर में रखने के लिए आयुर्वेद से जो प्रेम करते हैं उनके लिए बहुत परिश्रम करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने, मैं ये कहता हूं कि इन ऋषियों के इस ज्ञान को दोबारा से प्रकाशित करके इस समाज पर, इस मानवता पर, और इन ऋषियों ने जो खोज की थी, जो पैदल चले होंगे ये सोचकर कि इससे आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता को मार्गदर्शन मिलेगा, उस ऋषियों के सपनों को भी साकार करने का काम पतंजलि ने किया है। तो मैं आज आपसे यह आह्वान करता हूं कि आप आयुर्वेद के इस ज्ञान विज्ञान को, जैसे ऑस्ट्रेलिया अपना रहा है, जैसे दूसरे देश अपना रहे हैं, वैसे ही हमें इस ज्ञान विज्ञान को अपने जन जन तक पहुंचाना है और इसको अपनाना है। हमने हजारों साल पहले हल्दी के ऊपर, अश्वगंधा के ऊपर, शतावर के ऊपर, गिलोय के ऊपर, जीरे के ऊपर, अदरक के ऊपर शोध किया है और शोध करके उनके गुण धर्मों को डिटेल में लिखा है, और लिखा है इसीलिए हम ये काम कर पाए। तो राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम इसी प्रकार से बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आज मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।